सुप्रभात विद्यार्थियों। ऑनलाइन वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सहरसा के प्रशासन के ऊपर दूसरे वीडियो में हम सहरसा की सैन्य व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, गुप्तचर इमदाद व्यवस्था तथा न्याय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। कल हमने सहरसा के प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख विभाग, प्रांतीय प्रशासन, सरकार का प्रशासन, परगने का प्रशासन, ग्राम प्रशासन के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं सहरसा की सैन्य व्यवस्था के बारे में। सहरसा ने अलाउद्दीन खिलजी की तरह एक स्थायी सेना का निर्माण किया था। सैन्य विभाग दीवान आरिज कहलाता था। मैं आपको याद दिला दूं, इस दीवान आरिज नामक सैन्य विभाग की सर्वप्रथम जो स्थापना है, संरचना है, वो सल्तनत काल में सुल्तान बलबल द्वारा की गई थी। तभी से सैन्य विभाग दीवान आरिज कहलाता आ रहा है। इतिहासकार कानूनगो का मत है कि सहरसा ने अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था को ही पुनर्जीवित करके उसे वास्तविक रूप दिया था। अब्बास खां कहता है कि सहरसा के पास एक स्थायी सेना थी जिसमें 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल सैनिक और 500 हाथी थे। उसके पास एक शक्तिशाली तोपखाना भी था। इसके अलावा प्रांतीय गवर्नरों एवं स्थानीय अधिकारियों के पास भी सैनिक दल विद्यमान थे। उसने सैन्य अधिकारियों को तो पहले की भांति जागीरें प्रदान की, मगर सैनिकों को प्रायः उसने नकद वेतन दिया। सैनिकों को नकद वेतन सीधे ही दिया जाता था, बीच में कोई मध्यस्थ या कमांडिंग ऑफिसर नहीं होता था। सहरसा की सेना में अफगान सैनिकों की संख्या सबसे अधिक थी, लेकिन अन्य जातियों एवं हिंदू सैनिक भी उसकी सेना में शामिल थे। उसने सैनिकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया और उन्हें सीधे ही शासक के प्रति उत्तरदायी बनाया। सहरसा ने अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही सैन्य सुधार किए। उसने सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा को पुनः शुरू किया ताकि सैनिकों को बदला नहीं जा सके। इसके अलावा घोड़ों पर शाही दाग लगाने की प्रथा को भी उसने पुनः शुरू किया। सेना को कई डिवीज़नों में विभाजित करके प्रत्येक डिवीज़न एक अनुभवी सैनिक कमांडर के नियंत्रण में रखी गई। यातायात और रसद सामग्री का प्रबंध सैनिक अधिकारियों पर ही छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा उसने सेना के प्रशिक्षण एवं उसमें कठोर अनुशासन की व्यवस्था भी शुरू की। सहरसा के इन सैन्य सुधारों से सेना में जो प्रचलित दोष थे वो काफ़ी हद तक दूर हो गए और सेना अब एक शक्तिशाली संगठन बन गई। सहरसा की पुलिस व्यवस्था। सहरसा के शासनकाल में हमें अलग से किसी पुलिस व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। विभिन्न सैनिक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखते थे और चोरों व लुटेरों से सामान्य जन की रक्षा करते थे। सरकार में सिकदार या सिकदारान और परगने में सिकदार जनता की अपराधियों से रक्षा करते थे, चोर डाकू लुटेरों से रक्षा करते थे। गाँव में ये जिम्मेदारी मुकद्दम की होती थी। यदि वह इसमें असफल रहता तो उसे दंडित भी किया जाता था। सहरसा के काल में शांति व्यवस्था और चोर डाकुओं से जनता की सुरक्षा के प्रबंध इतने अधिक प्रभावी थे कि अब्बास खां सरवानी इस संबंध में सहरसा की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि सहरसा के शासनकाल में यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, न ही उन्हें रेगिस्तान में या निर्जन स्थान में लूटे जाने का भय था। वह रात्रि में चाहे रेगिस्तान हो या कोई बस्ती हो, प्रत्येक स्थान पर निर्भय होकर के अपना शिविर लगा सकते थे। जमींदार या मुकद्दम इस डर से कि यदि कोई यात्रियों को हानि पहुंची तो उन्हें दंड दिया जाएगा, स्वयं व्यापारियों और यात्रियों के सामान की सुरक्षा किया करते थे। अब्बास खां के इस कथन से कि यदि कोई निर्बल बुढ़िया भी
अपने सिर पर आभूषणों की गठरी लेकर यात्रा करती तो चोर और डाकू शेरशाह द्वारा दिए जाने वाले दंड के भय से उसके निकट नहीं आते थे। शेरशाह के काल में अच्छी कानून और शांति व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। हम कह सकते हैं कि अलग से पुलिस संगठन नहीं होने के बावजूद भी जो अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में प्रशासनिक प्रमुख थे या शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे, वही पुलिस कार्य भी किया करते थे। चोर डाकू अपराधियों को पकड़ने का कार्य और उन्हें दंड देने की भूमिका वही अधिकारी निभाया करते थे। शेरशाह के काल की गुप्तचर एवं डाक व्यवस्था किसी भी शासक का प्रशासन है तभी लंबे समय तक टिकता है या शासक की सत्ता लंबे समय तक रहती है जब उसे राज्य के प्रत्येक हिस्से से सूचनाएं, चाहे वो उसके फेवर में हो या अनफेवर में हो, उसके अधिकारियों, उसके अमीरों सरदारों की गुप्त गतिविधियों की जानकारी उसे मिलती रहे। प्राचीन काल से ही कौटिल्य ने भी गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख किया है। जैसे हमने देखा कि गुप्त काल में कौटिल्य ने संस्था और संचारा नामक घूमने वाले और एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचरों का उल्लेख अपने अर्थशास्त्र में किया है। तो गुप्तचर ही एक प्रकार से शासक की आँख और कान होते थे, जो उसे अपने राज्य में होने वाली गतिविधियों की जानकारी तुरंत देते थे, जिसके आधार पर वह एक्शन लेकर के शासन व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता था। शेरशाह के शासनकाल में दरोगा या डाक चौकी गुप्तचर एवं डाक विभाग का अध्यक्ष होता था। इस अधिकारी के अधीन अनेक समाचार लेखक और समाचार वाहक होते थे, जो राज्य के प्रत्येक हिस्से से प्राप्त सूचनाओं का रिकॉर्ड रखते थे। शेरशाह ने जिन सरायों की स्थापना की थी, उन सरायों में शाही डाक पहुंचाने वाले या हरकारे मौजूद रहते थे, जो कि सम्राट तक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करते थे। राज्य के प्रमुख नगरों और स्थानों पर गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे, जो कि अधिकारियों, अमीरों और जनता के संबंध में गुप्त सूचनाएं शेरशाह तक पहुंचाते थे। शेरशाह के शासनकाल में गुप्तचर विभाग इतना कुशल था कि सैनिकों के असंतोष और अधिकारियों की विद्रोहात्मक गतिविधियों की जानकारी सम्राट को उस क्षेत्र के लोगों से पहले ही मिल जाती थी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कुशल गुप्तचर और डाक व्यवस्था के कारण ही शेरशाह का शासन प्रबंध कुशल और प्रभावी बन पाया था। न्याय व्यवस्था प्राचीन काल से ही हम देखते आ रहे हैं कि न्याय करना, प्रजा के जान माल की सुरक्षा करना और बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, ये राजा के 3 प्रमुख कार्य बताए गए हैं। शेरशाह ने अपने राज्य में एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की थी। उसका कहना था कि न्याय करना सभी धार्मिक क्रियाओं में सर्वोत्तम है। इस बात को चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर क्षेत्र के शासक हो, सभी स्वीकार करते हैं। हम वैदिक काल से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं कि शासक स्वयं ही न्याय किया करता था और उसकी अनुपस्थिति में और अन्य प्रमुख अधिकारी न्याय का कार्य किया करते थे। शेरशाह के शासनकाल में वह स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश था और प्रत्येक बुधवार के दिन वह न्याय कार्य किया करता था। वह स्वयं राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। उसके नीचे प्रमुख काजी था या काजी गुजा जिसे हम कहते हैं, या दीवाने कज़ा विभाग का प्रधान था। यह न्याय विभाग की व्यवस्था करता था और अपील संबंधी मुकदमे सुनता था, लेकिन पहली बार आने वाले मुकदमों को भी वह सुनता था। न्याय विभाग की सारी जिम्मेदारी इसी काजी पर होती थी। सरकार में सिकदार या सिकदारान और परगने में सिकदार फौजदारी मामलों की सुनवाई किया करते थे और उस मामले में निर्णय देते। फौजदारी से तात्पर्य लड़ाई झगड़ा, हत्या इत्यादि से है, जिसमें मनुष्य को किसी अंग को क्षति पहुंचाई जाती, शारीरिक क्षति से संबंधित जो मामले हैं वो फौजदारी संबंधी मामले हैं।
हत्या, अपहरण इत्यादि। सरकार में मुंसिफ मुंसिफान और परगने में अमीन दीवानी मुकदमे सुनता था। दीवानी मुकदमों से तात्पर्य संपत्ति संबंधी मुकदमों से हैं, चाहे वो भूमि संबंधी मामले हो, चाहे चोरी संबंधी मामले हो या संपत्ति की हेराफेरी संबंधी मामले, ये सारे मामले दीवानी मामलों में आते हैं। इसके अलावा काजी व मीर अदल नामक अधिकारी भी न्याय संबंधी कार्य किया करते थे। शेरशाह की न्याय व्यवस्था उच्च आदर्शों पर आधारित थी। उसने निष्पक्ष न्याय पर जोर दिया। अपनी न्याय व्यवस्था में उसने गरीब व कमज़ोर लोगों को अन्याय से बचाने का प्रयास किया। न्याय करते समय वह अपने रिश्तेदारों और बड़े बड़े अधिकारियों को भी नहीं छोड़ता था। उसने अपने पुत्र जलाल खां को भी गलती करने पर दंडित किया तथा मालवा के गवर्नर शुजात खां को 2000 सैनिकों की जागीरों के कुछ भाग पर अधिकार करने पर उचित दंड देने का आदेश दिया और उसके दंड के आदेश से शुजात खां ने अपनी भूल सुधार दी थी। शेरशाह के शासनकाल में कठोर दंड व्यवस्था थी। अपराधी को उसके दंड की गंभीरता के अनुसार कैद में डालना, कोड़े मारना, जुर्माना करना, हाथ पैर काटना या फांसी पर चढ़ाना इत्यादि दंड दिए जाते थे। हम ये कह सकते हैं कि शेरशाह ने अपने राज्य में एक उचित न्याय व्यवस्था की स्थापना की थी और उसके द्वारा दिए जाने वाले कठोर दंडों के कारण ही उसके राज्य में अब्बास खां सरवानी के अनुसार एक बुढ़िया भी आभूषणों की टोकरी लेकर बिना किसी डर के सुनसान स्थान पर यात्रा किया करती थी। न्याय और दंड व्यवस्था पर ही किसी राजा का जो है शासन जो है वह टिकता है। इस प्रकार शेरशाह के प्रशासन के इस वीडियो में हमने शेरशाह की सैन्य व्यवस्था, जिसमें विशेष तौर से उसकी हुलिया और दाग व्यवस्था इत्यादि के बारे में हमने देखा था। उसकी पुलिस व्यवस्था कि शेरशाह के राज्य में पुलिस का कार्य कौन कौन से अधिकारी करते थे, उसकी गुप्तचर व्यवस्था और साम्राज्य के अन्य भागों से सूचना एकत्र करने की व्यवस्था किस प्रकार की थी, किस प्रकार सूचनाएं शासक तक तीव्रता से पहुंचती थी। इसके अलावा हमने शेरशाह की न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था का अध्ययन किया है। धन्यवाद। जय हिंद।